क्या आपने कभी सोचा है कि श्राप हमेशा अलौकिक नहीं होते? वे किसी तांत्रिक के फूंके हुए मंत्रों या किसी पुरानी किताब में लिखे काले जादू से नहीं आते। कभी कभी श्राप इंसानों के अंदर ही पलते हैं। वे प्यार और पागलपन, सम्मान और नियंत्रण के बीच की उस महीन रेखा के टूटने से पैदा होते हैं, जहां एक इंसान दूसरे को अपनी जागीर समझने लगता है। यह कहानी भी एक ऐसे ही श्राप की है। एक ऐसा श्राप जो हरियाणा के एक आधुनिक कस्बे भिवानी की आलीशान दीवारों के पीछे सांस ले रहा था। भिवानी एक ऐसा शहर जहां ऊंची ऊंची इमारतें और चमचमाते मॉल तो उगाए थे, लेकिन लोगों की सोच की जड़ों में अब भी गांव की परंपरावादी मिट्टी की पकड़ मजबूत थी। जहां लड़कियां जीन्स पहनकर कॉलेज तो जाती थी, पर शादी के बाद उनका घूंघट कितना लंबा होगा, यह उनका ससुराल तय करता था। इसी आधे अधूरे बदलते समाज में सुहानी अपनी नई जिंदगी का सपना बुन रही थी। सुहानी, जैसा उसका नाम था, वैसी ही उसकी सुबह थी, खूबसूरत, रोशन और उम्मीदों से भरी। वह भिवानी के सबसे बड़े निजी बैंक में सहायक प्रबंधक थी। पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाली लड़की। उसके लिए शादी दो लोगों का बराबरी का साथ थी, एक ऐसा रिश्ता जहां सम्मान और स्वतंत्रता दोनों की जगह हो। और विक्रम चौधरी में उसे वह सब कुछ नजर आया था जो उसने एक जीवन साथी में चाहा था। विक्रम चौधरी शहर के सबसे अमीर और इज्जतदार जमींदार परिवार का इकलौता वारिस। लंदन से पढ़कर लौटा, देखने में सभ्य, बोलने में शहद जैसी मिठास और व्यवहार में एक ठहरा हुआ आत्मविश्वास। जब रिश्ता आया था तो सुहानी के परिवार को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ था। चौधरी खानदान की बहू बनना कोई छोटी बात नहीं थी। सुहानी भी विक्रम के व्यक्तित्व से प्रभावित थी। मुलाकातों में उसने हमेशा उसकी नौकरी, उसकी सोच और उसकी आजादी की तारीफ की थी। उसने कहा था, मुझे तुम जैसी ही लड़की चाहिए जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, जो सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक पार्टनर हो। शादी किसी शाही सपने से कम नहीं थी। शहर का सबसे महंगा बैंक्वेट हॉल, हारों मेहमान और हर तरफ चौधरी परिवार के रुतबे की चमक। सुहानी लाल जोड़े में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। हर रस्म, हर रिवाज बड़ी धूमधाम से निभाया गया। विक्रम का प्यार भरा स्पर्श, उसकी आंखों में अपने लिए तारीफ देखकर सुहानी का दिल खुशी से भर जाता था। उसे लगा, आखिरकार उसे वो हमसफर मिल ही गया जो उसे समझेगा, उसे संवारेगा, लेकिन कभी बदलने की कोशिश नहीं करेगा। डोली जब चौधरी हवेली के विशाल दरवाजे पर पहुंची तो सुहानी का स्वागत किसी महारानी की तरह हुआ। हवेली पुरानी लेकिन बेहद आलीशान थी। ऊंची ऊंची छतें, दीवारों पर पुरखों की तस्वीरें और आंगन में एक पुराना लेकिन मजबूत बरगद का पेड़, जैसे वो उस परिवार की जड़ों का गवाह हो। विक्रम की मां निर्मला देवी एक शांत और गंभीर महिला थी। उन्होंने सुहानी की आरती उतारी, लेकिन उनकी आंखों में खुशी से ज्यादा एक अजीब सी परखने वाली नजर थी। विक्रम के चाचा ओम प्रकाश, जो परिवार के मुखिया थे, ने उसके सिर पर हाथ रखकर बस इतना कहा, बेटी, याद रखना, चौधरी परिवार की इज्जत अब तुम्हारे आंचल से बंधी है। उस वक्त ये बातें सुहानी को परंपरा का हिस्सा लगी, बड़ों का आशीर्वाद लगी। दिन भर रस्मों, हंसी मजाक और रिश्तेदारों की चहल पहल में बीत गया। हर कोई नई बहू की तारीफ कर रहा था। सुहानी भी सबके साथ घुलने मिलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कहानी का पहला पन्ना तो रात को पलटा जाना था। जब कमरा मेहमानों से खाली हुआ और दरवाजा बंद हुआ तो सुहानी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे को गुलाब और रजनीगंधा के फूलों से सजाया गया था। विक्रम अंदर आया। उसके चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान थी। उसने धीरे से सुहानी का घूंघट उठाया, उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सुहानी की सांसें थम गईं। यह वही पल था जिसका उसने सपना देखा था। विक्रम ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कुछ देर तक खामोशी छाई रही। सुहानी को लगा शायद वो कुछ रोमांटिक कहेगा, तो वो पूरी तरह खाली थी। अपनी आने वाली जिंदगी के सपने साझा करेगा, लेकिन विक्रम के मुख से जो निकला, उसने सुहानी के खूबसूरत सपने पर पहली खरोच डाल दी। उसने बहुत शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, सुहानी, आज से तुम सिर्फ सुहानी नहीं, सुहानी विक्रम चौधरी हो, और चौधरी खानदान की औरतें घर की इज्जत होती हैं। सुहानी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जी मैं जानती हूं। नहीं, तुम नहीं जानती। विक्रम की पकड़ उसके हाथ पर थोड़ी सख्त हो गई। इज्जत का मतलब होता है पर्दा। अब तू मेरी इज्जत है। तू कहाँ जाएगी, किससे मिलेगी, क्या बात करेगी, ये सब अब मैं जानूंगा। जो बोलेगी सोच समझ कर बोलेगी। तेरा हर कदम मेरे सम्मान से जुड़ा है। सुहानी की मुस्कान फीकी पड़ गई। यह वो बातें नहीं थी जिसकी उसने उम्मीद की थी। उसे लगा, यह कैसा प्यार है जो पहले ही दिन हाँ और हिदायतों की भाषा बोल रहा है।
पर उसने खुद को समझाया, शायद वो ज्यादा सोच रही है, शायद यह शादी का सामान्य ओवर प्रोटेक्टिवपन है जो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। उसने हौस कर बात टालने की कोशिश की, आप भी ना ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे मैं कोई बच्ची हूं। आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि परिवार की मान मर्यादा क्या होती है। विक्रम मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अब वो गर्मजोशी नहीं थी, तो वो पूरी तरह खाली थी। वो एक मालिक की मुस्कान थी जिसे अपनी चीज पर पूरा नियंत्रण मिल गया हो। उसने कहा, मुझे यकीन है कि तुम समझ जाओगी, बस याद रखना जो मैं कहूं वो पत्थर की लकीर है। उस रात फूलों की महक के बीच सुहानी को पहली बार एक अनजानी घुटन का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने उसके ख्वाबों के खुले आसमान पर एक अदृश्य पिंजरे की नींव रख दी हो। यह वो शादी नहीं थी जिसका उसने सपना देखा था। यह एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी जहां प्यार के नाम पर हुकूमत की तैयारी की जा रही थी। और यह तो सिर्फ पहला दिन था। श्राप ने अभी अपना रंग दिखाना शुरू ही किया था। क्या आपने कभी सोचा है कि पिंजरा हमेशा लोहे की सलाखों का नहीं होता? कभी कभी वो प्यार भरे शब्दों, फर्ज की जंजीरों और इज्जत के मखमली पर्दों से बना होता है। एक ऐसा पिंजरा जो दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है। सुहानी की जिंदगी में यह पिंजरा धीरे धीरे बिना किसी आहट के तैयार किया जा रहा था। शादी के बाद के पहले 3 दिन किसी धुंध की तरह गोरे। घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहा और सुहानी एक आदर्श बहू की भूमिका निभाती रही। वो मुस्कुराती, सबके पैर छूती, तो वो पूरी तरह खाली थी और वही करती जो उसे करने के लिए कहा जाता। विक्रम का व्यवहार भी सामान्य था। वो सबके सामने उससे बहुत प्यार से पेश आता, उसकी तारीफ करता और ये दिखाता कि वो अपनी पत्नी को कितना खुश रखता है। सुहानी ने भी शादी की रात हुई बातों को अपने मन का वहम समझकर भुलाने की कोशिश की। उसे लगा कि शायद वो नए माहौल में ढल नहीं पा रही है, इसलिए छोटी छोटी बातों को दिल पर ले रही है। लेकिन चौथे दिन धुंध छंटने लगी और पिंजरे की पहली सलाख साफ नजर आई। सुबह जब सुहानी बैंक जाने के लिए तैयार हुई तो उसने अपना फोन उठाया। उसे अपनी दोस्त रिया को कॉल करना था। उसने देखा कि ऑन एयरप्लेन मोड पर था। उसे हैरानी हुई, उसने खुद तो ऐसा नहीं किया था। खैर, उसने मोड बदला और रिया को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लगी। उसने कॉल हिस्ट्री देखी तो वो पूरी तरह खाली थी। कल रात उसने अपनी माँ से बात की थी, वो नंबर भी वहां नहीं था। उसे लगा शायद फोन में कोई खराबी आ गई है। उसने विक्रम से कहा, मेरा फोन ठीक से काम नहीं कर रहा, कॉल हिस्ट्री अपने आप डिलीट हो गई है। विक्रम ने बिना उसकी तरफ देखे अखबार पढ़ते हुए कहा, होगा कोई नेटवर्क का मसला, नया फोन ले लेंगे। वैसे भी अब तुम्हें इन चीजों की क्या जरूरत है, घर में सबके पास फोन है। सुहानी को उसका जवाब अजीब लगा, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस दिन जब वो बैंक में थी तो उसने महसूस किया कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट अपने आप लॉग आउट हो गए थे। जब उसने दोबारा लॉग इन करने की कोशिश की तो पासवर्ड गलत बता रहा था। अब उसे चिंता होने लगी। यह सिर्फ नेटवर्क की गड़बड़ी नहीं हो सकती थी। शाम को जब वो घर लौटी तो उसने देखा कि विक्रम के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो किसी जंग में जीत गया हो। सच्चाई तब सामने आई जब अगले दिन रिया, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, बिना बताए उससे मिलने घर आ गई। सुहानी को देखकर वो खुशी से चिल्लाई, कैसी है तू? शादी के बाद तो सहेली को भूल ही गई। इससे पहले कि सुहानी कुछ कहती, दरवाजे पर विक्रम की मां निर्मला देवी आ गईं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने रिया को ऊपर से नीचे तक देखा और वही ठंडी आवाज में कहा, कौन हो तुम? जी, मैं रिया, सुहानी की दोस्त। रिया ने मुस्कुराकर कहा, बहू अब बाहर के लोगों से नहीं मिलती। निर्मला देवी ने दरवाजे को रोकते हुए कहा, चौधरी परिवार की औरतें पर्दे में रहती हैं, तुम जा सकती हो। सुहानी और रिया दोनों हैरान रह गए। सुहानी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये उसकी अपनी माँ जैसी सास कह रही थी, जिन्होंने शादी से पहले उसे अपनी बेटी कहा था। रिया थोड़ी हिम्मत वाली लड़की थी। उसने कहा, आंटी, मैं कोई बाहर की नहीं, सुहानी की सहेली हूँ, बस 5 मिनट मिलकर चली जाऊंगी। हमने कह दिया ना, वो नहीं मिल सकती। निर्मला देवी की आवाज सख्त हो गई। रिया ने उन्हें अनदेखा किया और जबरन अंदर घुस आई। वो सुहानी का हाथ पकड़कर उसे एक अलग कमरे में खींच कर ले गई। सुहानी, ये सब क्या है? तू ठीक तो है ना? ये लोग तुझे किसी से मिलने क्यों नहीं दे रहे? सुहानी की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने उन्हें पी लिया। उसे पता था कि अगर वो कमजोर पड़ी तो ये लोग उसे पूरी तरह तोड़ देंगे। उसने एक झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर सजाई और कहा, अरे कुछ नहीं, बस माँ जी थोड़ी पुराने ख्यालों की हैं। उन्हें पसंद नहीं कि मैं शादी के बाद भी लड़कियों की तरह दोस्तों से मिलूं। सब ठीक है, तू चिंता मत कर।
लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो रिया से छिपा नहीं। उसकी आंखों में एक कैदी की बेबसी साफ झलक रही थी। रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सुहानी, अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बस एक मिस कॉल कर देना, मैं समझ जाऊंगी। रिया के जाने के बाद घर में एक तूफानी खामोशी छा गई। सुहानी को पता था कि अब कुछ बुरा होने वाला है, तो वो पूरी तरह खाली थी। उस रात विक्रम जब कमरे में आया तो उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। वो सुहानी के पास आया और उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि सुहानी दर्द से चीख पड़ी। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी दोस्त को घर बुलाने की? वो गुर्राया। वो मेरी दोस्त है विक्रम, कोई दुश्मन नहीं। सुहानी ने अपनी आवाज मजबूत रखने की कोशिश की। अब तेरे कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ रिश्तेदार हैं, और वो भी मेरे। विक्रम चिल्लाया। मुझे पसंद नहीं कि तू अपने पुराने दोस्तों से बात करे। उन लोगों के बीच रहकर तू बिगड़ गई है। अब तू चौधरी घर की औरत है, बैंक की अफसर नहीं। और औरतें अपने मर्द की इजाजत के बिना कदम भी बाहर नहीं रखती। सुहानी का सब्र अब जवाब दे गया। मैंने आपसे शादी की थी विक्रम, आपकी गुलाम बनने का कोई सौदा नहीं किया था। मैंने शादी इज्जत और प्यार के लिए की थी, इस कैद के लिए नहीं। विक्रम का चेहरा एक पल के लिए शांत हुआ, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। उसने सुहानी के चेहरे के पास अपना चेहरा लाकर जहरीली आवाज में फुसफुसाया, इज्जत, प्यार, ये सब सिर्फ तब तक होता है जब तक औरत अपने मर्द की बात मानती है। और जो औरत अपने मर्द की बात न माने वो उसकी बीवी नहीं कहलाती। सुहानी, वो सिर्फ एक चीज होती है जिसे काबू में रखना पड़ता है। यह कहकर उसने सुहानी को बिस्तर पर धकेल दिया और कमरे से बाहर चला गया। सुहानी उस रात सो नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा था और दिल में एक ऐसा डर बैठ गया था जो उसकी रूह तक को कंपा रहा था। उसे समझ आ गया था कि वो एक खूबसूरत पिंजरे में कैद हो चुकी है। एक ऐसा पिंजरा जिसका दरवाजा बाहर से बंद था और चाबी उसके पति के पास थी, जो प्यार को हुकूमत और पत्नी को अपनी मिल्कियत समझता था। 7 दिनों की शादी में यह 5वां दिन था और सुहानी को लग रहा था जैसे वो सदियों से इस कैद में है। श्राप अब अपना तो वो पूरी तरह खाली थी, असली रूप दिखा रहा था, और यह किसी भूत प्रेत से ज्यादा खौफनाक था। क्या आपने कभी सोचा है कि जब उम्मीद की सारी खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं तो इंसान डर के अंधेरे तहखाने में उतरने लगता है? सुहानी के लिए वो तहखाना अब खुल चुका था। प्यार का भ्रम टूट चुका था और अब इंदा रहने की जंग शुरू हो गई थी। उसे पता था कि वो अकेली है और उसे इस हवेली की दीवारों के पीछे दफन राजों को खुद ही खोजना होगा। शादी का 6ठा दिन। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। विक्रम सुबह ही किसी काम से बाहर चला गया था। सुहानी को सख्त हिदायत थी कि वो कमरे से बाहर न निकले। दिन भर वो कमरे में बंद आने वाले खतरे के बारे में सोचती रही। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे यहां से निकलना था, लेकिन कैसे? फोन उसके पास नहीं था और घर के हर कोने में उसकी सास या किसी नौकर की नजर उस पर रहती थी। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली में सब सो गए थे, लेकिन सुहानी की आंखों में नींद नहीं थी। अचानक उसे आंगन से कुछ जलने की गंध आई और कुछ धीमी सरसराती आवाजें सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कता। उसने हिम्मत करके तो वो पूरी तरह खाली थी। अपनी खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटाया और बाहर झांका। चांद की हल्की रोशनी में जो नजारा उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। आंगन में बरगद के पेड़ के नीचे विक्रम जमीन पर बैठा था। उसने एक छोटी सी आग जला रखी थी और उसमें कुछ कागजात जला रहा था। वो बार बार पीछे मुंह कर देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि कोई उसे देख न ले। सुहानी छिपकर उसे देखती रही। हवा का एक झोंका आया और एक अधजला कागज का टुकड़ा उड़कर उसके कमरे की खिड़की के पास आ गिरा। विक्रम के जाने के बाद सुहानी दबे पांव नीचे आंगन में गई। उसने उस कागज के टुकड़े को उठाया। वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी का हिस्सा लग रहा था। उस पर शब्द धुंधले थे, लेकिन एक नाम साफ साफ पढ़ा जा सकता था। नोमिने सुहानी चौधरी। सुहानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम उसकी लाइफ इंश्योरेंस के कागजात जला रहा था। इसका मतलब साफ था, वो सिर्फ उसकी आजादी नहीं, उसकी जिंदगी और उसके पैसे दोनों को हथियाने की योजना बना रहा था। यह शादी एक सौदा था, एक खूनी साजिश थी। उसका पा लिखा आत्मनिर्भर होना ही उसकी सबसे बड़ी कीमत बन गया था। डर से कांपते हुए वो वापस अपने कमरे की तरफ भागी, लेकिन अब वो अपने कमरे में नहीं गई। उसके दिमाग में एक तूफान चल रहा था। उसे और सबूत चाहिए थे। उसे विक्रम के अतीत के बारे में जानना था। उसे याद आया कि घर के सबसे पिछले हिस्से में एक पुराना स्टोर रूम था, जहां परिवार का पुराना सामान रखा जाता था। वो दबे पांव उस स्टोर रूम की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर ताला नहीं था, सिर्फ एक कुंडी लगी थी।
अंदर धूल और पुरानी चीजों की गंध भरी हुई थी। उसने अपने फोन की टार्च, जो उसने बड़ी मुश्किल से एक पुराने बैग से निकाला था, जिसे विक्रम ने फेंकने के लिए रखा था, जलाई और चारों तरफ देखने लगी। एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। उसने उसे खोला। अंदर कुछ पुराने एल्बम और फाइलें रखी थी। उसने एक एल्बम उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। एल्बम के पहले पन्ने पर एक हंसती मुस्कुराती लड़की की तस्वीर थी, जो दुल्हन के जोड़े में थी, और उसके साथ विक्रम खड़ा था। वो विक्रम की पहली पत्नी थी। सुहानी को बताया गया था कि उसकी मौत 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। सुहानी पन्ने पलटती गई। हर तस्वीर में वो लड़की बहुत खुश नजर आ रही थी। उसकी आंखों में जिंदा दिली थी, सपने थे, बिल्कुल सुहानी की तरह। एल्बम के नीचे कुछ पुराने अखबारों की कटिंग्स रखी थी। सुहानी ने उन्हें उठाया। हेडलाइन पढ़कर उसकी सांसें अटक गई। पहली हेडलाइन थी, मशहूर उद्योगपति की पत्नी रहस्यमय तरीके से गायब। दूसरी हेडलाइन, मामला संदिग्ध, पुलिस के हाथ खाली। और आखिरी कटिंग में लिखा था, जांच सबूतों के अभाव में बंद, परिवार ने जताया दुर्घटना का अंदेशा। एक्सीडेंट नहीं, वो गायब हुई थी और मामला कभी सुलझा ही नहीं। सुहानी को सब समझ आ गया। वो लड़की भी शायद विक्रम के इसी प्यार भरे पिंजरे में कैद हुई होगी। उसने भी शायद अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी होगी, और उसकी सजा उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी होगी। और अब वही कहानी दोहराई जाने वाली थी, सिर्फ किरदार बदल गया था। इस बार शिकार वो खुद थी। अब डर की जगह उसके अंदर एक ठंडे गुस्से ने ले ली थी। वो अब और बर्दाश्त नहीं करेगी। वो लड़ेगी, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उस बेनाम लड़की के लिए भी, जिसकी हंसती हुई तस्वीर अब भी उसके सामने थी। शादी का 7वां दिन आने से पहले उसे यहां से निकलना था। उसके पास सिर्फ एक दिन था। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। वो पुराने फार्म हाउस के सामने रुकी। छिपा हुआ कैमरा। उसने अपनी पुरानी घड़ी में एक छोटा स्पाई कैमरा फिट किया, जिसे उसने ऑनलाइन शॉपिंग के शौक में कभी मंगवाया था। वो इसे पहन कर रखेगी ताकि विक्रम की हर हरकत रिकॉर्ड हो सके। अलर्ट मैसेज। उसने अपने बैंक के सीनियर मिस्टर शर्मा, जो उसके पिता की तरह थे, को एक ड्राफ्ट मैसेज टाइप किया। मैसेज में लिखा था, सर, अगर कल शाम 6 बजे तक मेरा कॉल या मैसेज ना आए तो समझ जाइएगा मैं खतरे में हूं। पुलिस को मेरे फोन की लास्ट लोकेशन पर भेजिएगा। यह कोई मजाक नहीं है। उसने इस मैसेज को अपने बैंक के ईमेल सिस्टम के जरिए एक टाइम शेड्यूल पर सेट कर दिया। अगर वो उसे रोक नहीं पाई तो यह ईमेल अपने आप चला जाएगा। पुलिस हेल्पलाइन। उसने एक 100 नंबर पर एक टाइम सेट कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे पता था कि विक्रम इतना शातिर है कि वो नेटवर्क जैमर का इस्तेमाल कर सकता है। यह प्लान सबसे ज्यादा जोखिम भरा था। रात के आखिरी पहर में जब वो वापस अपने कमरे में लौटी तो वो एक अलग ही सुहानी थी। अब उसकी आंखों में डर नहीं, एक शिकारी जैसी सतर्कता थी। वो जानती थी कि कल का सूरज या तो उसकी जिंदगी का आखिरी सूरज होगा या फिर उसकी आजादी का पहला। लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। 7वें दिन का खेल अब वो अपने नियमों पर खेलेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है? सुहानी उस मोड़ पर खड़ी थी। डर उसकी नसों में अब भी दौड़ रहा था, लेकिन उस डर पर जिंदा रहने की जिद हावी हो चुकी थी। आज उसकी शादी का 7वां दिन था। एक ऐसा दिन जिसे हर दुल्हन अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बनाना चाहती है, लेकिन सुहानी के लिए यह दिन मौत और जिंदगी के बीच का फैसला करने वाला था। सुबह जब विक्रम कमरे में आया तो उसके चेहरे पर एक बनावटी प्यार और रोमांस का नकाब था। उसने मुस्कुराते हुए सुहानी के बालों में एक गुलाब लगाया और कहा, गुड मॉर्निंग जान, पता है आज कौन सा दिन है? सुहानी ने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा। आज हमारे साथ का 7वां दिन है, विक्रम ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। आज कुछ खास होगा, सिर्फ तुम और मैं। सुहानी का दिल धक से रह गया। कुछ खास का मतलब वो अच्छी तरह समझ रही थी। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को छुआ, जिसमें छिपा कैमरा अब अपना काम शुरू कर चुका था। उसने शांत रहने की कोशिश करते हुए पूछा, कहां जा रहे हैं हम? सरप्राइज है, विक्रम ने शरारती अंदाज में कहा। बस तैयार हो जाओ, आज का दिन तुम कभी नहीं भूल पाओगी। यह तो मैं भी जानती हूँ, सुहानी ने मन में सोचा। विक्रम ने उसे एक खूबसूरत नीले रंग की साड़ी दी। सुहानी तैयार हुई, लेकिन आज उसने शीशे में अपनी आंखों में एक अलग ही चमक देखी। यह एक योद्धा की चमक थी। गाड़ी शहर से बाहर एक सुनसान रास्ते की तरफ बढ़ रही थी। सुहानी ने बाहर देखा। यह रास्ता उसे जाना पहचाना लगा। यह वही रास्ता था जो शहर के बाहरी इलाके में बने
फार्म हाउसों की तरफ जाता था। उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। यह जाल बिछाया जा रहा था और वो सीधे उसमें जा रही थी। आखिरकार गाड़ी एक बड़े पुराने फार्म हाउस के सामने रुकी। चारों तरफ दूर दूर तक कोई और घर नहीं था, सिर्फ खेत और सन्नाटा। सुहानी समझ गई यह वही जगह थी, वही जगह जहां विक्रम की पहली बीवी आखिरी बार देखी गई थी। विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? यह हमारा सपनों का घर है। हम यहाँ अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। फार्म हाउस अंदर से बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। मोमबत्तियां जल रही थीं और मेज पर डिनर लगा हुआ था। सब कुछ परफेक्ट था, इतना परफेक्ट कि खतरनाक लग रहा था। मेज पर जूस के 2 गिलास रखे थे, एक गिलास विक्रम के सामने और एक सुहानी के। सुहानी को देखते ही समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अखबार में पढ़ा था कि जहर देने के ज्यादातर मामलों में ड्रिंक में ही कुछ मिलाया जाता है। विक्रम ने गिलास उठाते हुए कहा, एक टोस्ट हमारे हमेशा साथ रहने के नाम। उसने अपना गिलास उठाया, लेकिन पीने का नाटक करते हुए रुक गई। विक्रम उसे घूर रहा था, इंतजार कर रहा था कि वो पहला घुट भरे। जब सुहानी ने गिलास नीचे रख दिया तो विक्रम की मुस्कान गायब हो गई। उसके चेहरे पर वही जालिम अंदाज लौट आया। उसने हंसते हुए कहा, क्यों पिया क्यों नहीं? डर लग रहा है? उसने आगे बढ़कर सुहानी का गला दबाते हुए कहा, मेरे साथ जो रहती है वो या तो पूरी तरह मेरी बनती है या फिर किसी की नहीं रहती। सुहानी की सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हिम्मत बाकी थी। उसने अपनी पूरी ताकत से विक्रम को धक्का दिया और खांसते हुए बोली, तो आज तू भी किसी का नहीं रहेगा। विक्रम, उसने अपनी साड़ी के पल्लू में छिपाया हुआ छोटा सा फोन निकाला और स्पीड डायल पर पुलिस का नंबर दबाने की कोशिश की। लेकिन विक्रम किसी भूखे भेड़िए की तरह उस पर झपटा और फोन छीनकर दीवार पर दे मारा। फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। सोचा था कि तू चालाकी करेगी? विक्रम हंसा। इस फार्म हाउस में कोई नेटवर्क नहीं आता, यहां सिर्फ मेरी आवाज गूंजती है। अचानक बाहर मौसम बिगड़ने लगा। आसमान में बिजली कड़की और जोरों की बारिश शुरू हो गई। फार्म हाउस की बिजली चली गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। यह सिर्फ 2 इंसानों की नहीं, एक शिकारी और उसके शिकार की लड़ाई थी। अंधेरे में दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे थे। सुहानी ने पास रखा एक गुलदस्ता उठाया और विक्रम के सिर पर दे मारा। विक्रम तिलमिला गया और उसने सुहानी को जमीन पर गिरा दिया। वो सुहानी का गला दबाने लगा। सुहानी को लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी सुहानी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पास पड़ी मेज को धक्का दिया। मेज पर रखा जूस का गिलास विक्रम के ऊपर गिर गया, लेकिन उसने पिया नहीं था। संघर्ष करते हुए विक्रम अचानक लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और उसका शरीर ऐंठने लगा। सुहानी हैरान रह गई। उसने तो जहर वाला जूस पिया ही नहीं था, तो फिर यह कैसे हुआ? उसी वक्त फार्म हाउस का दरवाजा टूटकर खुला और पुलिस अंदर आ गई। मिस्टर शर्मा का भेजा हुआ ईमेल काम कर गया था। पुलिस ने देखा विक्रम जमीन पर तड़प रहा था और सुहानी एक कोने में सहमी हुई खड़ी थी। पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम मर चुका था। पुलिस को लगा कि सुहानी ने ही उसे जहर दिया है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब सुहानी की घड़ी में लगे कैमरे की फुटेज देखी गई तो सब हैरान रह गए। फुटेज में साफ दिख रहा था कि विक्रम सुहानी को फार्म हाउस लाने से पहले अपनी माँ से बात कर रहा था। उसकी माँ उसे एक छोटी सी शीशी देते हुए कह रही थी, बेटा तुझे आजकल घबराहट बहुत होती है, ये ले पुरानी दवा है, एक बूंद से ज्यादा मत लेना, दिल को बहुत शांति मिलेगी। विक्रम ने वह दवा अपनी जेब में रख ली थी। लड़ाई के दौरान जब सुहानी ने उसे धक्का दिया तो वो शीशी उसकी जेब में ही टूट गई और दवा उसके शरीर में चली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई। मौत जहर से नहीं, बल्कि एक पुरानी प्रतिबंधित दवा के ओवरडोज से हुई थी, जो शायद किसी और चीज के साथ मिलकर और भी खतरनाक हो गई थी। विक्रम ने सुहानी को फांसाने के लिए जो जाल बुना था वो उसी में फांस कर मर गया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सबूत कैमरे में रिकॉर्ड हुई आखिरी लाइन थी। मरने से ठीक पहले जब विक्रम जमीन पर तड़प रहा था तो वह कैमरे की तरफ देखकर बुदबुदाया था, मैंने अपनी पहली बीवी को भी ऐसे ही खोया था, उसने भी यही कहा था, कैद में प्यार नहीं जीता जाता। यह उसका कबूलनामा था, एक ऐसा सच जो वह अपने साथ ही ले गया। लेकिन टेक्नोलॉजी ने उसे हमेशा के लिए कैद कर लिया। सुहानी जेल नहीं गई। कोर्ट ने सारे सबूतों, सीसीटीवी फुटेज, विक्रम के कबूलनामे और पहली पत्नी के मामले की फाइल को देखते हुए उसे आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस में निर्दोष करार दिया। चौधरी परिवार का
साम्राज्य बिखर गया। विक्रम की मां अपने ही बेटे की मौत का कारण बनकर टूट गई, लेकिन इस हादसे ने सुहानी को हमेशा के लिए बदल दिया था। उसने बैंक की नौकरी छोड़ दी। वो उस चमचमाती दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती थी, जहां बाहर सब कुछ सुंदर था, लेकिन अंदर उतनी ही गंदगी थी। वो वापस अपने गांव लौट गई और वहां उसने अपनी बचत के पैसों से एक महिला आत्मनिर्भर केंद्र खोला। ये एक छोटी सी जगह थी जहां वह गांव की औरतों को उनके हक, कानून और आत्मरक्षा के तरीके सिखाती थी। वह उन्हें बताती थी कि प्यार और कब्जे में क्या फर्क होता है। वह उन्हें सिखाती थी कि चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। एक दिन जब वह अपनी क्लास ले रही थी, तो एक स्थानीय पत्रकार उसकी कहानी सुनने आया। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, भिवानी की बहू ने दिखाया साहस, जहां डर था वहीं से बदला निकला रास्ता। सुहानी ने अखबार पढ़ा और मुस्कुराई। उसका श्राप खत्म हो चुका था। उसने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बचाई थी, बल्कि कई और जिंदगियों को श्राप मुक्त होने का रास्ता भी दिखा दिया था। क्योंकि कभी कभी एक औरत की हिम्मत हजारों दूसरी औरतों की आवाज बन जाती है, और यह आवाज किसी भी परंपरावादी सोच की दीवारों से ज्यादा मजबूत होती है।